चलिए क्लास जो है शुरू। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है मौर्य डायरी में, जहां हम कराते हैं आपको एमसीक्यू। आज जो आपका टॉपिक है, आज ले रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट। आज हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में करेंगे, समझते हुए करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे लाए गए हैं। आपको हम जो है ये लगा लीजिए इतना फास्ट कराते हैं कि अगर आप हमको 2x में देख रहे हैं तो आप लगभग 8 मिनट में जो है 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक कवर कर जाते हैं। आपकी प्रैक्टिस भी होती है। अब हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, अपनी सफलता को पाने के लिए खुद को जो है मजबूत करते रहे कि हाँ मुझे मिलेगी, मुझे ही मिलेगी, वो मेरी है। ठीक है। और बताएं आप सभी बढ़िया हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस हमारे लिए आपको इतना करना है, बाकी सारा कुछ आपको अपने लिए करना है। पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, जॉब लगेगी आपकी लगेगी। ठीक है। हमें बस इतना बोल दो भैया मैं लग गया, चलो अच्छी बात है। ठीक है। हम चाहते हैं आपकी जो मेहनत है उसमें एक छोटा सा पार्ट हमारा भी है, छोटा सा रोल हमारा भी, इसलिए हम आपके साथ हैं। हमें वॉरियर, आप हैं वॉरियर। चलिए करते हैं लड़ाई, जीतते हैं जंग को, लड़ते हैं अपने लिए। ठीक है। चलो, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? संविधान की व्याख्या करने का, संविधान को पुनर्विचार करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? यानी भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपको पढ़ाया है मैंने, उसके द्वारा इसमें भारत में क्या किया गया था, जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5। सवाल क्या कहता है आपसे? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है भारतीय संविधान का, क्योंकि लगभग 70 से 75% पार्ट हमने कहा लिया 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्याख्या थी? यानी जब संविधान बना था तो जो आपके न्यायाधीशों की संख्या थी उस पर बात चिड़ी के भैया कितने होने चाहिए। ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके अतिरिक्त कितने होने चाहिए? तो वो थे आपके 7, टोटल आ जाए तो 8, और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त थे 7। ठीक है। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल 7 क्या कहता है आपसे? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो वो है आपका 30। कितने हैं? 30। चलिए सवाल नंबर 8। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, कौन सा? एससी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? किसके पास ये पावर है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है? ठीक है। तो वो है आपके संसद के पास। किसके पास? संसद जो है प्रस्ताव लाए, ये बना दे कि भैया आप जो आगे से कल से भारत में न्यायाधीशों की संख्या 50+1, यानी जो है 50 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। तो कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक। चलो आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए, यानी कौन सा उनके लिए जो है जरूरी है कि ये होगा तभी वो आपके न्यायाधीश बन सकते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट में, अन्यथा वो नहीं बन सकते। तो वो है आपका, वो किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कर चुके हों। ठीक है। चलिए, वो किसी एक या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वो एक पारंगत विशेषता हो। तो क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ऐसी कोई अर्हता जरूरी नहीं है, ये जो दिए इनमें से जरूरी नहीं है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10। ठीक, सवाल नंबर 10। सवाल 10 पूछता है आपसे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वही जिसकी नियुक्ति को राष्ट्रपति कर रहा है। देख रहे हो कितना मतलब एक दूसरे के अंदर पड़ा हुआ है। तुम मेरी टांग खींचोगे, मैं तुम्हारी टांग खींचूंगा, न तुम भाग सकते हो न मैं भाग सकता हूँ। एक दूसरे से जो है अंदर मिले हुए हैं, एक दूसरे से अंदर जो है
एक अभिन्न हिस्से के रूप में, अभिन्न जो है पार्टनर्स के रूप में हम लोग, हमारा संविधान जो है एक दूसरे से जकड़े हुए रहता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11। सवाल 11 कहता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वो है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए सवाल नंबर 12, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कार्यवाहक बनेगा भाई कुछ समय के लिए या कुछ हो गया तो कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा? तो वो है आपका राष्ट्रपति। कौन करेगा? आपके राष्ट्रपति महोदय जो हैं ये करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और जो आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया, आप लोग सबसे पहले तो लाइक करो। और हम जो है हमारी वीडियो पर डे 8 बजे लाइव हो जाती है, आप वो देखिए। जब आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम जो है आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। आपकी कोई समस्या होगी उस बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और यदि आप एसएससी दे रहे हो और अगर आपको जानना है कि मैं कैसे बना सिपाही, मैंने कैसे सीआरपी में ज्वाइन किया, मैं कैसे देश सेवा किया, आप कैसे कर सकते हो, मेरी स्ट्रेटेजी जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर बॉक्स में तो मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करके उसको भी मैसेज कर सकते हो मुझे पर्सनली। वहां आपको मैं पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहां से तैयारी करनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श से करता है? यानी किसके जो है परामर्श से राष्ट्रपति ऐसा करता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही। फिर कौन सा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो है सलाह पर यह कार्य करता है। ठीक, चलो आगे आते हैं। सवाल नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? यानी हमारे यहाँ जो नियुक्ति की जाती है वो किस प्रणाली के आधार पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर हमने कहां से ली है? ये प्रणाली फ्रांस से। कहां से है? फ्रांस से। ठीक, चलो सवाल नंबर 15, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी किसमें नियुक्ति का प्रावधान है ये पूछा गया है आपसे। तो कहां है आपके? सर्वोच्च न्यायालय में बिल्कुल, उच्च न्यायालय में बिल्कुल, जनपद। तो इसका सही उत्तर है सभी में। किसमें? तदर्थ न्यायाधीशों के लिए सभी में प्रावधान है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, यानी कब नियुक्ति की जाती है उनकी, ऐसा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर जो है आपका न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम गढ़ पूर्ति नहीं होता, यानी जो है मिनिमम न्यायाधीशों की पूर्ति नहीं होती, तब जाके जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको बताना है कौन कर सकता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई को किससे? राष्ट्रपति से वो जो है लेनी पड़ेगी अनुमति। आप जो है जाइए वहां से अनुमति लीजिए कि सर हम ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 18, सवाल 18 क्या पूछता है आपसे? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में उसको न्यायाधीश बनना है तो कम से कम कितने समय तक वो जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो? तो इसका सही उत्तर है 10 वर्ष तक। कितने तक? 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट यानी वकील रहा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितने वर्ष की आयु तो पद पर रहता है, पदाधारी रहता है, पद पर आसीन रहता है, कितने वर्षों तक वो पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 65 वर्ष। कितने? 65 ईयर्स। कितने? 65 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग जो है। सवाल नंबर 20, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु यानी कितने वर्ष पर वो रिटायर होंगे? तो इसका सही उत्तर है आपके 65 वर्ष पर। कितने वर्षों पर? 65 वर्ष की आयु पर वो रिटायर होंगे। चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है, यानी कितनी आयु तक वो कार्य करता है? तो आपकी जो है कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये होगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर ही हटाया जा सकता है? यानी कौन से जो है रीजन है जिसके बाद उसको हटाया जा सकता है? तो कदाचार, बिल्कुल,
असमर्थता, बिल्कुल। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये सही है। कदाचार और असमर्थता के आधार पर जो है सीजीआई को हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अन्य न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है, सीजीआई को भी हटाया जा सकता है। और इसके हटाने की जो प्रक्रिया उसी को क्या कहा गया है आपको बताना है। ठीक है, बता दोगे? चलिए चलिए मैं बता देता हूँ। उसको कहा गया महाभियोग। ठीक है, चलो सवाल नंबर 23। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता की प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है, हटाने के लिए किस तरीके से जो महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की। कहने का मतलब है कि विशेष बहुमत से, कितने से? 2/3 विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत क्या होता है, कैसे होता है, ये जानना है आपको तो कमेंट कर दीजिएगा। विशेष बहुमत जो आपके संविधान संशोधन है उसको डिटेल में करा देंगे, ठीक है, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है, यानी पद से हटने का जो आदेश है वो कौन जारी कर सकता है? ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही है, कौन कर सकते हैं? ऐसा कार्य केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 25। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था, यानी सफल नहीं रहा था? ये प्रस्ताव लाया गया था उसको हटाने के लिए, बट ये जो है असफल रहा था, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये आपको याद करना है। ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। कौन? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सॉरी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिमा वेतन कितना मिलता है, यानी जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितना वेतन जो है दिया जाता है? ठीक, तो आपका कितना दिया जाता है? 1 लाख रुपया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमा कितना वेतन मिलता है, यानी उनको कितना वेतन दिया जाता है? आपको ये बताना है उनको कितना वेतन दिया जाता है। तो उनको दिया जाता है आपका 90,000 रुपये। कितना दिया जाता है? 90,000 रुपया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 28। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो कौन करेगा, तब उनके काम कौन करेगा? तो उनके काम करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसका? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति जो सॉरी कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला गया है? ठीक है, कौन है? बिल्कुल सही, आपका जस्टिस एम हिदायतुल्लाह है। हिदायतुल्लाह है, कौन है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति का रोल भी प्ले किया है। चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 30। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, यानी वो जो रिटायर हो गए वो वकालत कर सकते हैं। तो आपको बताना है कहां से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है क्या वकालत कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो किस जो है तरीके से कर सकते हैं? तो कहाँ है? कहीं भी नहीं कर सकते भैया, वो किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते वकालत करने के लिए। ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 31। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो है कौन वृद्धि कर सकता है कि इसके अंदर ये कार्य भी आएंगे? तो ये कार्य कर सकता है केवल आपका संसद। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 32। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी न्यायिक कामकाज जो है कौन सी भाषा में किया जाता है? तो वो किया जाता है केवल आपके इंग्लिश में। ठीक, कौन सी? अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ठीक है, तो वो है आपका अधीनस्थ न्यायालयों का। किसका?
अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। चलिए सवाल नंबर 34, भारत में न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका कैसी है? इसका सही उत्तर है भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्या है? भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो किसी के परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। चलिए सवाल नंबर 35, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार की न्यायपालिका है? न्यायपालिका एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जो अन्य 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 है, ठीक है, हेड है एक, बाकी नीचे सब है। चलो सवाल नंबर 36, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों में किसको प्रस्तुत किया जाता है? कौन? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो है विवाद हो गया, उनके निर्वाचन में विवाद हो गया, कोई समस्या आई तो उनके निर्वाचन के विवाद को कौन जो है सुलझाएगा? तो ये है आपका क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय। कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन सुलझाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट उस विवाद को सुलझाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37, सवाल 37 क्या पूछता है आपसे? सवाल 37 जब कराएंगे थोड़ा लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते, गलत बात है मैं आप लोगों की। चलिए सवाल नंबर 37, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में चुनाव विवादों सुलझाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। यह उसका कैसा अधिकार है? यानी जो है यह उसका कैसा अधिकार है? यह उसका मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 38, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसकी सलाह ले सकता है? तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। सवाल नंबर 39, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया, यानी उच्चतम न्यायालय परामर्श दे सकता है, वो किस आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकता है? ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वो किस आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकता है? तो वो कर सकता है आपके आर्टिकल 143 इसके तहत, 143 के तहत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 40, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी न्यायिक पुनरावलोकन किसका अधिकार है? ये अधिकार किसको प्राप्त है, किसका राइट है? तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। क्या है? यानी हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, उसको बुला लिया, संसद ने कोई विधि बनाई, उसको बुला लिया, अपने पास चलो आ जाओ भैया, हम इसको जो है देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 41, सवाल 41 क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही, किसके द्वारा? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी किसके द्वारा? केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके सवाल नंबर 43 पर। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कहना क्या चाहते हैं ये? ठीक है, आपसे पूछा है ये कहना क्या चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी ये कानून गलत है भैया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 44, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से अधिकार उसे प्राप्त हैं? यदि कोई कानून, कहाँ है ये रहा, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 45 पर आते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, यानी न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से लिया है और ये व्यवस्था कहां कहां पर है? ठीक है, हमारे यहाँ तो है ही, हमारे यहाँ के अलावा कहाँ है? तो इसके पूछा व्यवस्था कहां कहां है। ठीक है, तो क्या ये भारत में है? केवल जो ये 3 दिए गलत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएस, यानी भारत और अमेरिका में ये व्यवस्था है। ठीक है, चलो न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से लिया? हमने यूएस अमेरिका से लिया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 46, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, यानी इनके विवादों का जो निपटारा करना है वो उसके किस विशेषाधिकार? तो उसका प्रारंभिक अधिकार है। कौन सा क्षेत्र है? प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 47, और सवाल 47 क्या कहता है आपसे? सवाल 47 कहता है निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट जो है उच्च न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, वो कौन सा मामला है? 2 या 2 से अधिक राज्यों, बिल्कुल
ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। राज्यों के मामले को आपको कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, न कि हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 48, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका है कौन सी? जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका आपके हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या है? उपयुक्त दोनों में की जा सकती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? एक सर्वोच्च न्यायालय किसको हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? भैया आप ऐसा कर लो। ठीक है, तो वो कौन है? अब बताइए वो कौन है? तो वो है आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। कौन? वो कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या जारी नहीं कर सकता? कौन सी रिट जारी नहीं कर सकता? ठीक है, चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सी रिट है जो सर्वोच्च न्यायालय, तो वो है आपका निषेधाज्ञा। कौन सी? निषेधाज्ञा जो है जारी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आपको रिट मैंने कराई है, आप जाके जो है देख सकते हैं लाइव वीडियो में। आपकी वीडियो है आर्टिकल 32 के नाम से, ठीक है, वहां आपको ये मिल जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? यानी परमादेश किसको दिया जाता है? ठीक है, तो वो दिया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश नामक रिट जारी की जा सकती है कि ये आपका दायित्व था, आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया, आपको करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 52, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? यानी कौन सा जो किसी अधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है, वो कौन सा वो है? तो वो है आपकी अधिकार परीक्षा। कौन सा है? वो है, अरे वो है आपकी अधिकार परीक्षा रिट। ठीक है, चलिए 53, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। यानी लाभ का पद कहां पर परिभाषित हुआ है, किसके द्वारा उसको परिभाषित किया गया है? तो वो किया गया आपके सुप्रीम, देखिए किसी की जो है परिभाषा दी जाती है तो किसके द्वारा दी जाती है? मैक्सिमम परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और ये आपका जो है आज का अंतिम सवाल इस सेशन का। मिलेंगे आपसे फिर एक प्यारे से सेशन के साथ। ठीक है, इसका देते हैं उत्तर। और आपको जो है याद रहना है, क्या करना है आपको? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये आपको करना ही करना है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? क्या किया था? मौलिक लक्षणों को प्रतिपादित किया था। तो वो कौन सा आर्टिकल है आपका? वो सॉरी, वो आपका गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। इसमें क्या किया था? मौलिक लक्षणों को, संविधान के मौलिक लक्षणों को जो है प्रतिपादित किया गया था, बताया गया था। ठीक है, तो आज का सेशन होता है यहीं पर समाप्त। मैं ऋषि, आप सभी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े। ठीक है, चलिए राम राम, जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें और ऐसे ही हमसे मिलते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। ठीक है।